क्लास 10 इकोनॉमी चैप्टर 1 क्लास 10 इकोनॉमी चैप्टर 1 एवरेज इनकम औसत आय। एवरेज इनकम औसत आय के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए एवरेज इनकम औसत आय के बारे में यहाँ पर आपको देख लीजिए थोड़ा सा। एवरेज इनकम औसत आय के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो देखिए क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2 एवरेज इनकम औसत आय। देखिए और यहाँ पर जो कहा गया कि वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पारिटीज। देखिए यद्यपि औसत आय तुलना के उपयोगी है, और यद्यपि औसत आय आपको तुलना के उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। दे आल्सो हाइड डिस्पारिटी मतलब आपको असमानताएं आपको होती हैं। देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कहा गया for example, let us consider two countries A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each. Based on data given in table 1.2, calculate the average income for both other countries. उदाहरण के दो देश आपको को विचार करते सरलता के हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देश की औसत आय निकालिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कंट्री ए आपको है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज़ में। कंट्री ए आपको यहाँ पर है, देखिए पहला आपको यहाँ पर 95 से दूसरा 1500 और तीसरी से आपको एवरेज आपको निकालना है जोड़ के। अब आगे देखिए यहाँ पर कहा गया क्या देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन both these countries are both equally developed. Perhaps some of us may like to be live in country B if we are if we are assured of being its fifth citizen. But if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in a country देखिए country A, even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor, and one person is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. फिर देखिए क्या आप इन दोनों यहाँ जो कहा क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हम में से कुछ लोग कुछ लोग देश खो में रहना पसंद करेंगे। अगर हमें ये आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश खो में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश खो के लोग ना तो बहुत अमीर है और ना बहुत गरीब, देश खो के लोग ना तो बहुत अमीर है और ना बहुत गरीब, जबकि देश खो के ज़्यादातर नागरिक गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। यहाँ देखिए क्या है कि हैंस while average income is used for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर के बारे में यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको शो कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज दिया गया उसको आप देखिए, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। देखिए यहाँ पे कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर यहाँ पे आपको शो किया गया है। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन देशों व्यक्तियों का देश ये आपको हुआ। इसमें देखिए वी मेड दिस चेयर एंड वी यूज दैम। देखिए हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं, ये सभी एक साथ मिलकर उपयोग कर रहे हैं। फिर देखिए कंट्री विथ रिच एंड पुअर की बात आपको यहाँ पर की गई है। गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश यहाँ
यहाँ पर है, मतलब एक देखिए 4 कुर्सी पर सिर्फ़ 1 आदमी बैठा हुआ है और आपको 2 कुर्सी पर 6 आदमी या 4 आदमी बैठे हुए हैं, ये आपको होता है। यहाँ पे क्या क्या देखिए वी मेड दिस चेयर्स एंड ही टूक देम। यहाँ देखिए क्या ये कहता है क्या वी मेड दिस चेयर्स एंड ही टूक देम। ये कहता है क्या कि हमने कुर्सियों को बनाया था उस तथा उसने ले लिया। हमने कुर्सियों को बनाया था उसने ले लिया, इसका ये मतलब था। यानी कि लेट्स दिस वर्कआउट, देखिए लेट्स दिस वर्कआउट पे विचार करते हैं। इसमें थोड़ा-सा आप गौर गौर कीजिए लेट्स वर्क दिस आउट पे। यहाँ पे देखिए लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए गिव यहाँ जो कहा गया देखिए गिव 3 एग्जांपल्स, देखिए गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिज़िंग सिचुएशन। 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर व्हाई डू यू थिंक, देखिए व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेन। आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने के एक महत्वपूर्ण मानदंड है? व्याख्या कीजिए। फिर कहता है क्या देखिए बिसाइड साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज। यहाँ जो कहा गया देखिए 3 नंबर में प्रति व्यक्ति आय के माप, देखिए प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं। फिर 4 में कहा गया क्या कि सपोज शो दैट द एवरेज इनकम इज इन अ कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम दिस कैन वी कंक्लूड दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर। इलुस्ट्रेट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। 4 में कहा गया क्या है कि हम मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। फिर फ्रॉम द टैक्स फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ अबाउट 10 to 15 लो इनकम एंड कंट्रीज हैज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। यहाँ देखिए विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा 12 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए write a paragraph on your notion of what should India do or achieve to become a developed country। एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित राष्ट्र एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे शो किया गया है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात आपको यहाँ पर की गई है। आय और अन्य मापदंड की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए आय और अन्य मापदंड की बात यहाँ पर की गई है। देखिए इनकम एंड अदर क्राइट आय और अन्य मापदंड यहाँ पर है। देखिए व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पायरेशन, देखिए व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट people not only in think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom. It is in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes। यहाँ देखिए क्या कहा गया। देखिए जब हमने व्यक्तियों आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो यहाँ पे आगे कहा गया है, देखिए टेबल 1.3 में आपको यहाँ पे टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स यहाँ पे दिया गया है। ये आपको तरीका 1.3 में आपको पर कैपिटा इनकम आपको दिया है। देखिए बहुत पुराना डाटा 2018-19 का है, इसमें हमें फिलहाल की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का यहाँ पे आपको दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पर कि व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी। लेट अस एग्जामाइन दिस थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2018-19. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income, and Bihar is at bottom. This means that on an average, a person in Haryana earn 2,236 रुपये यहाँ पर आपको है। जस्ट 1 मिनट। 2,36,147 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 40,982 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed
developed state of 3. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. यहाँ पे जो आपको कहा गया है, क्या देखिए ये विशेषताएँ क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका एक पंक्ति में हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में यहाँ के वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों प्रति व्यक्ति निकर प्रति व्यक्ति निवर राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का ये क्या वास्तविक अर्थ है, जैसे कि अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, देखिए अभी अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि देखिए इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन 3 राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, तो जो तालिका 1.4 में दिए गए हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आगे टेबल 1.4 में आपको यहाँ पर शो किया गया। टेबल 1.4 में जो आपके यहाँ पर कहा गया, इसको देखिए थोड़ा सा। टेबल 1.4 देखिए सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। देखिए हरियाणा, केरला और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़ों की बात की गई है। एस्टेड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट पर 1000 लिव इन 2000। यहाँ पर आपको हरियाणा, बिहार और केरला के उतना भी डाटा महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, इसमें जो आपको देखिए सोर्स जो आपको इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आपको है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट नंबर 550 नेशनल स्टैटिक ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात कही है। ये जो सोर्स है वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 वॉल्यूम 2 में भारत सरकार नमूना सर्वेक्षण लिया गया है। अब देखिए इस तालिका में प्रयोग किए कुछ शब्दों की व्याख्या कर देते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज इन द टेबल। यहाँ देखिए क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज इन द टेबल। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम IMR बोलते हैं। देखिए शिशु मृत्यु दर जिसको हिंदी में कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर जिसको हिंदी में आपको कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर आपको जिसको हिंदी में कहते हैं उसको यहाँ पे देखिए शिशु मृत्यु दर। ये जो कहता है क्या कि IMR, देखिए IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर हैज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। ये कहता है क्या कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों एक किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है इन्फेंट हम देखिए शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर आपको देखिए क्या किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर दिखाती है। फिर आपको साक्षरता दर क्या देखिए यहाँ पर देखिए आपको जिसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। लिटरेसी रेट क्या देखिए, लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप्स। यानी कि लिटरेसी रेट क्या दर्शाता है कि साक्षरता दर क्या होता है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। नेट अटेंडेंस, देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की, नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की गई है जिसको हम बोलते हैं निवर उपस्थिति अनुपात। तो निवर उपस्थिति अनुपात को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो की बात यहाँ देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school has a percentage of total number of children in the same age group। देखिए 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल, देखिए 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत यहाँ पर दिखाई गई है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो आगे देखिए ये पूरा डाटा आपको हो चुका है। हम देखिए कि व्हाट डज द टेबल, देखिए व्हाट डज दिस टेबल शो, व्हाट डज दिस टेबल आपको शो। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 7 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is nearly 3 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, has shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how every
यहाँ पे जो देखिए कहा थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज born try to think of parents whose children and die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, not the year, देखिए not the year to which this data pertains. It is 2018, so we are not talking of all times. It is 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. यहाँ पे जो आपको कहा गया उसको यहाँ पर देखिए। देखिए ये तालिका क्या दर्शाती है, यह तालिका आपको क्या दर्शाती है, यह तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका एक पंक्ति में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। या सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता-पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता-पिताओं को कितना दुःख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2016 के तो हैं। वर्ष 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊँची-ऊँची इमारतें और खरीदारी के शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। आप यहाँ देखिए यहाँ भरे हुए हैं। आगे यहाँ पर आपको कहा गया द चिल्ड्रन द प्रॉब्लम डज़ नॉट एंड द प्रॉब्लम डज़ नॉट एंड द प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपको कहा गया। देखिए द प्रॉब्लम डज नॉट इन विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that about half of the children aged 14 and 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This mean that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. यहाँ देखिए आपके यहाँ पर समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। अब एक अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाते। यहाँ पर आपको कहा गया मोस्ट बेबीज डोंट गेट बेसिक हेल्थ केयर। अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी अधिकांश शिशुओं को नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की गई, जन सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाएं की बात की गई है। देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात आप यहाँ पर आपको की गई। पब्लिक फैसिलिटीज़ की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन द केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरिया। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट्स। मनी इन योर पॉकेट्स कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए क्या ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि देखिए यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया, वे सब वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। वे सब वस्तु और सेवाएँ खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आपको आवश्यकताएँ हो सकती है। So income by itself is not a completely adequate. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to ship to a community that already has all these things. मनी देखिए मनी में यहाँ जो कहा गया मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको शो किया गया है। एक्चुअली
यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे हैं। इसका कारण यह है कि ये आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तु और सेवाएँ खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो। आवश्यकताएँ हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तु और सेवाएँ प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के देखिए उदाहरण के लिए आपको सामान्यता व आपका द्रव आपके लिए एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, आपका पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएँ आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएँ पहले से उपलब्ध है। द्रव आपको देखिए मतलब पैसा या द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए एक कदम नहीं उठाता। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट्स, यहाँ पे जो आपको कहा गया, वास्तव में यहाँ पे जो आपको कहा उसके साथ ध्यान से देखिए। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, or for each house to have its own security staff? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all students have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government या society has not provided adequate facilities. यहाँ पे जो बात आपको कही गई, क्या वास्तव में जीवन की, यहाँ पे आपको देखिए, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए किसी स्थानीय इलाकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग-अलग शौचागार रखना। आप क्या करते? देखिए, आप क्या करते? अगर आपके गाँव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता-पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं सरकार स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया, हाँ, केरला यहाँ पे जो आपको कहा गया कि केरला, ये देखिए आपको इमेज यहाँ पर केरला हैज़ अ देखिए, Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system, the PDS, function well. PDS function health and nutritional status of people of such states are certainly likely to be better. देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको मतलब बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, साविप्रा बोलते हैं, ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब यहाँ पर आगे कहता है क्या, देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट। ये देखिए यहाँ पर आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए, आओ इन पर विचार करते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट की बात करें, देखिए, लुक एट डाटा इन टेबल 1.3 एंड टेबल 1.4। तो 1.4, देखो 1.4, is Haryana ahead of Kerala? Is Haryana ahead of Kerala in literacy rate etc. Has it is in terms of per capita income? देखिए हम क्या तालिका 1.3 और 1.4 आंकड़ों को देखिए, क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे हैं जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए, थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। देखिए, 2
ज़ूम करते ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तु और सेवाएँ व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। फिर देखिए डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन दीज़ फैसिलिटीज़, व्हाट अदर फैक्टर्स कुड बी रिलेवेंट? अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? फिर आप आगे करेंगे, इन तमिलनाडु 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज ए राशन सॉफ्टवेयर वेयर एज इन वेस्ट बंगाल ओनली 35% ऑफ रूरल पीपल डू सो। देखिए, वेयर वुड पीपल बी बेटर ऑफ एंड वाई? देखिए यहाँ पर क्या तमिलनाडु में आपको ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग ये राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों होगा? फिर आपको आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको फिर यहाँ पे एक्टिविटी 2 आपको दिया गया, इसको थोड़ा-सा आपको देखिए, कार्यक्राफ्ट 2 की बात यहाँ पे आपको की गई है। तो कार्यक्राफ्ट 2 में आपको जो आपके यहाँ पे कहा गया, एक्टिविटी 2 की जो बातें आपके यहाँ पर की गई उसको यहाँ पे देखिए। देखिए, स्टडी टेबल 1.5 केयरफुली एंड फिल इन ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग पैराग्राफ। फॉर दिस यू मे नीड टू मेक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टेबल। देखिए, तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। देखिए यहाँ पर क्या, टेबल 1.5 देखिए, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर आपके यहाँ पर है। फिर लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, लिटरेसी 10 से 14 वर्ष की ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर आपके यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल्स। फिर देखिए, 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत आपके यहाँ पर है। अब ABC में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या आ गया, आपके यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया है, देखिए, द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज डैश फॉर रूरल मेल्स एंड डैश फॉर रूरल फीमेल्स। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are dash who are currently not in school। यहाँ कहा गया, देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया क्या, सभी आयु वर्गों, देखिए सभी आयु वर्गों, यहाँ पे जो आपको कहा गया सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर जिससे युवक और वीर दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए डैश थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए डैश थी। यह नहीं कि देखिए यही नहीं कि बहुत सी वयस्क स्कूल ही नहीं कहा नहीं जा पाए बल्कि इस समय स्कूल में नहीं है, डैश इस समय स्कूल में नहीं है। इस तरीका में हम जो कहा, देखिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, यहाँ देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। अब आते हैं, आप एक्टिविटी 3 में भी आपको बात की गई है। एक्टिविटी 3 में भी आपको यहाँ पर क्या कि देखिए, एक्टिविटी 3 में आपको यहाँ पर क्या कहा गया, वन वे टू फाइंड आउट इफ प्रॉपर्ली देखिए यहाँ पर जो कहा गया, एक्टिविटी 3 की बात यहाँ पर की, कार्यक्राफ्ट 3 की जो बात यहाँ पर की उसको यहाँ पर देखिए कि वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपर्ली नो देखिए प्रॉपर्ली नूरिशेड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉय मास इंडेक्स BMI। दिस इज easy to calculate। Let each student in the class find out his or her weight and height, take the weight of each student in kilograms kg, then take on the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. Convert the height record in centimeters into meters, divide into weight in kg by the squares of the height. The number you get is called BMI. Then look at BMI for age tables given on pages 90 and 91 19 and 91. A student's BMI could be within the normal range of less than that, underweight or more obesity or more obesity. For example, if a girl student is 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, then she is undernourished. Similarly, if the BMI of a boy is 15 years and 6 months is 28, then he is overweight. Discuss the life situation, food and exercise habits of students in general without body shaming anyone.
देखिए, यहाँ पे देखिए यह ज्ञात करने के लिए क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं। एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचक जो वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप ले। सही माप करे। देखिए सेंटीमीटर नापी के ऊंचाई का सही माप करे। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वो वही बीएमआई कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार बीएमआई तय कर देखें। विद्यार्थी का बीएमआई सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की बीएमआई 2 एसडी से 2 एसडी के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। अधिक यह 2 एसडी से अधिक है तो वह न्यून भारित है और उससे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसकी बीएमआई 15.2 है तो यह अल्पपोषित है। तो वो अल्पपोषित है। इसी प्रकार यदि एक विद्यार्थी जिसकी बीएमआई 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है को न्यून भारत कहेंगे। विद्यार्थियों की जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए समान रूप से चर्चा करें। देखिए, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात आपको यहाँ पर की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात आपको की गई है। तो ह्यूमन डेवलप मानव विकास रिपोर्ट की जो बात यहाँ पर उसको आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको जो देखिए वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट येट it is an in it is an inadequate measure of the level of development. We begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. What we use is what we used sorry what we need देखिए what we need is a small number of the most important things. Health and education, यहाँ देखिए health and education indicators such as the ones we use in comparison of Kerala and Haryana are among them. देखिए over the past decades, यहाँ जो कहा गया देखिए over the past decades also health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report (HDR) published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status, and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2020. अब यहाँ पर जो खास देखिए मानव विकास रिपोर्ट की बात की, एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकताएँ हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में आपको है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण का आपको यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक आंकड़ा आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देखिए आंकड़ा जो आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए टेबल 1.6 में देखिए यहाँ पर सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2019। 1.7 देखिए वर्ष 2017 के भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों के आंकड़े आप इसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलिए। यहाँ देखिए नोट्स में यहाँ क्या एच डी एम आई देखिए यहाँ पर क्या एस डी आई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एच डी आई रैंक्स
यहाँ पर आपको कहा गया क्या, देखिए एच डी आई रैंक्स इन अबव अ टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए कि एच डी आई का अर्थ मानव विकास सूचकांक से है। ऊपर दिए गए तालिका में एच डी आई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से आपको है। आपके यहाँ फिर कहता है क्या कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट average expected length of life of a person at the time of birth। यहाँ पे देखिए जन्म के समय असंभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज ऑल्सो done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and service in any country। यहाँ देखिए क्या है कि प्रति व्यक्ति आय गणना सभी देशों के डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह देखिए यह इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तु और सेवाएं खरीद सके। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या इजेंट, यहाँ पर आपको कहा इजेंट यहाँ पर आपको है यहाँ पे जब आपको कहा गया है कि देखिए क्या ये आश्चर्यजनक नहीं, इजंट इट सरप्राइजिंग देन ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड ए बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड। टेबल 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of in India, yet they are better than India in life expectancy. Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the human in development reports. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? यहाँ देखिए क्या 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 ये आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो कहा गया, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा-सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे हैं और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं है। अब देखिए एसडीआई, देखिए यहाँ पे क्या एसडीआई के परिकलन के लिए देखिए एसडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जुड़े गए हैं। देखिए लेकिन मानव के विकास के चलते में लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ-साथ एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास के मापने कुछ और पहलू विचार किया जाना चाहिए? फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है। विकास की जो धारणता होती है, विकास की जो धारणता उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए सपोज फॉर द present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। अब यहाँ देखिए क्या हम विकास को जिस तरह परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊँचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। भावी पीढ़ी के स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि लेकिन 20वीं सदी के भी उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब यहाँ पे एक आपको खास देखिए हमने विश्व को देखिए वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। देखिए हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो थ्रू द
following examples. अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल आपको देखिए ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर इन इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। ग्राउंड वाटर इन इंडिया की बात यहाँ पर आपको हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देखिए भारत में भूमिगत जल की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज इन अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one third of the country, nearly one third of the country is overseeing their overseeing overusing, sorry, a country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and Western UP. Western UP, hard rocks plateaus areas of central and South India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements हैं। देखिए हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। उदाहरण देखिए 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी का स्तर को 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग एक तिहाई भाग भूमिगत जल भंडारों, एक तिहाई भाग देश का लगभग देखिए यहाँ पर क्या है कि देश का लगभग एक तिहाई भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। और यदि इस संसाधन का प्रयोग प्रयोग यदि इस प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है। कैन देयर बी डेवलपमेंट, देखिए कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको ये ग्राउंड वाटर इमेज भी आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया ग्राउंड वाटर, देखिए ग्राउंड वाटर इज एन देखिए यहाँ पर कहा गया ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूअल रिसोर्सेज। these resources are replenished by nature has in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if you use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. देखिए भूमिगत जल नवीनीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के भूमिगत जल का अति बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर एक बार फिर देखिए, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कहा गया देखिए नॉन रीन्यूएबल, देखिए गैर नवीकरणीय साधन, देखिए यहाँ पे क्या है कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स आर दोज which will get exhausted after a few years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resource that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. देखिए यहाँ पर क्या है कि गैर नवीकरणीय साधन हुआ है
गैर नवीकरणीय साधन वह है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार देखिए, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं और लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। एक एग्जांपल, एक उदाहरण आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए, उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का एक ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। इसके हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दिए गए तालिका को देखिए। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल extract from the earth is a non-renewable resource. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. देखिए, एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। यहाँ देखिए एक्सप्लोरेशन, देखिए यहाँ पे एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। इसका ये मतलब हुआ क्या कि इसके हर समय खोज आपको चलती रहती है। नीचे दिए गए तालिका आपको देखिए। अब आपको यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल 2 एक्स हाउस टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए एक्स हाउस टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिसे बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहाँ पर आपको का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग डाटा फॉर क्रूड ऑयल। कच्चे तेल के निम्न आंकड़ों को आपको देखिए। यहाँ पर कच्चा तेल का आपको डाटा दिया गया है। देखिए, रीजन है, कंट्री है, यहाँ पे कॉलम आपको, इस कॉलम के आपको यहाँ पर उतना उपयोगी नहीं। आगे चलिए। ये जो सोर्स है BP स्टैटिक रिव्यू इन वर्ल्ड एनर्जी जून 2018 का है। तो BP स्टैटिक ये भी इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट the table gives an estimate of reserves of crude oil. Column 1 देखिए, more important, it also tell us for how many years in the stock of crude oil will list if people continue to extend it at the present rate. The reserves would last only 50 years more. This is for the world as a whole. देखिए, however different countries face different situation. Countries like India depend on importing oil from abroad because they don't have enough stocks of their own. If prices of oil this become a burden for everyone. There are countries like USA which have a low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. देखिए, is crude oil essential for the development process in the country? Discuss. India has to import crude oil. What problems do you anticipate for the country looking at the above situation? ये अब यहाँ पर जो आपको कहा उसको देखिए। क्या जब देखिए यहाँ पर यह तालिका, अब यहाँ पर क्या कि यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो वे भंडार तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। ये संपूर्ण विश्व के लिए किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो ये प्रत्येक देश की देखिए आपको किंतु अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल का पर्याप्त भंडार नहीं है। केवल तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देते हैं। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? फिर आपको आगे यहाँ पर आपको देखिए कहा कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल, यहाँ पर आपको कहा गया कंसिक्वेंस ऑफ, देखिए
हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि कंसिक्वेंस ऑफ देखिए कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डोंट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज दिस बिकॉज देखिए दिस इशू इज this issue is no longer region or nation specific देखिए our future is linked together sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists economists philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development it continues. So the debate on development continues. देखिए पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। देखिए विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर जो बहस है वो आपको जारी है। आगे हम देखिए एक्सरसाइज दिया है, उसे हम अगले अथी में देखेंगे बनाएंगे। यहाँ से चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पूरी तरह से फिनिश होती है।